नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा, जो बच्चा गोद देने के लिए देश का एकमात्र सरकारी संस्थान है, कारा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है कि किसी भी अंतर्देशीय गोद लेने के मामले के लिए कारा से एनओसी की अनिवार्यता होनी चाहिए। असल में 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट की एकल बेंच ने बच्चों के अंतर्देशीय गोद लेने में कारा के एनओसी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। 2016 के आदेश के बाद से कारा अपने एनओसी की आवश्यकता के माता पिता को विश्वास दिलाने में कठिनाई का सामना कर रही है, जिसके बिना मेजबान विदेशी देश कानून के रूप में अंतर्देशीय गोद लिए गए बच्चे को पहचान नहीं दे सकते। तो समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और कारा के ऑब्जेक्शन क्यों हैं और ये मांग क्यों हो रही है। साथ ही साथ देश और अंतर्देशीय गोदनामे में किस तरीके के रिस्पॉन्स हैं और इसे और बेहतर बनाने के लिए किन कदमों की जरूरत है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। दीपक कुमार हमारे साथ हैं, सीईओ हैं आप कारा में, स्वागत है आपका। हमारे साथ यशवंत जैन हैं, सदस्य हैं एनसीपीसीआर से, आपका स्वागत है। शिल्पी जैन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, शिल्पी जी स्वागत है। भारती अली हैं, सह संस्थापक हक से, भारती जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा दीपक जी आपसे, ये जो दोबारा से याचिका दाखिल करनी पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों हो रही है और एनओसी के बिना किस तरीके की दिक्कतें आपको लगता है आ रही हैं? अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि जो अंतर्देशीय जो एडॉप्शन होते हैं, ये इंटर कंट्री एक हेग कन्वेंशन है 1993 का। भारत 2003 में इसकी सिग्नेटरी बन गई। इसके सिग्नेटरी बनने के बाद ये अनिवार्य हो गया कि भारत भी उस कन्वेंशन को फॉलो करे। बेसिकली ये कन्वेंशन जो है स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी कि जो सेंडिंग कंट्री है और स्टेट ऑफ रिसीविंग जहाँ पे बच्चे जाते हैं, इन दोनों के बीच में एक बाईपार्टिएट एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जहाँ की बच्चे की हित में जो भी चीज़ होनी चाहिए उसका कमिटमेंट दोनों साइड से होती है। तो ये एक अनिवार्य है इंटरनेशनल रूल के मुताबिक, जो भारत ने भी अपनाया हुआ है। अभी शुरू में हमारे पास जे एक्ट 2000 का था, जिसके तहत हम एडॉप्शंस करते थे। अब 2000 का जो जे एक्ट है, ये 2003 जो भारत कन्वेंशन साइन किया उससे पहले का बना हुआ था। इसीलिए जब 2003 में भारत कन्वेंशन साइन किया तो कारा सेंट्रल अथॉरिटी एज पर हेग कन्वेंशन नियुक्त हुआ और अनिवार्य हो गई कि हर बच्चे की इंटर कंट्री जो भी एडॉप्शन होती है उसमें एनओसी जो सेंडिंग कंट्री है वहाँ से जारी हो। अब चूँकि 2003 में ये साइन हुआ और पहले नियम में कहीं लिखित रूप पे ये इन्फोर्स नहीं था, तो बहुत लोग डायरेक्ट एडॉप्शन भी करते थे। अब जब डायरेक्ट एडॉप्शन करते थे तो उन केसेस में भी एज ए सेंट्रल अथॉरिटी हम एनओसी इशू करते थे और उसके लिए जो बेसिक पैरामीटर हम चेक करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ ओरिजिन का मेन काम है सोर्सिंग ऑफ द चाइल्ड वेरीफाई करना, यानी कि बच्चा जो है सही जगह से लिया गया है, ना कि वो ख़रीदा हुआ हो, ना कि वो ट्रैफिक्ड हो ना, उसकी ओरिजिन जो है वो जानना बहुत ही अनिवार्य है। ये बच्चे की हित में भी है ताकि उसको ट्रैफिकिंग से बचाया जा सके। और रिसीविंग कंट्री का होता है कि वो कमिटमेंट देती है कि हम बच्चे की पूरी रख रखाव करेंगे, वो पेरेंट्स जो वहाँ से लेके जा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी सूटेबिलिटी भापेंगे, ये सब जो है रिसीविंग कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एनओसी इशू करना शुरू कर दिए। बट इसी दौरान कुछ ऐसे केसेस आए जिनमें पेरेंट्स ने डायरेक्टली अडॉप्शन किया, मे बी हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत, और वो सीधा कोर्ट में चले आए कि हमें परमिशन नहीं मिल रहा है कारा से कि हम बच्चे को लीगली अडॉप्ट करने के बाद हम विदेश लेके जाएं, क्योंकि जो रिसीविंग कंट्री थी वो वीज़ा इशू करने के पहले चूँकि वो भी हेग कन्वेंशन की सिग्नेटरी थी, वो एनओसी मांग रही थी। और कारा उसमें इकलौती संस्थान है देश में जो उसको एनओसी दे सकता है। बट हम एनओसी तभी देंगे जब कोई हमारे पास आएगा जो हम अप्लाई करेगा कि हमने बच्चे को अडॉप्ट किया है, ये डिटेल्स है, आप इसको जांचिए और एनओसी दीजिए। तो ना बिना कारा को अप्रोच किए हुए वो सीधे कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि इसमें एनओसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि आप इसको इंटरिम एनओसी पहले तो दे दीजिए, बच्चा जाने दीजिए। हमने उन केसेस में एग्जामिन किया, सोर्सिंग ऑफ द चाइल्ड सही था, इसलिए उस समय हमने जाने दिया। उसके बाद इसको उस वक्त हमें अपील करने की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2015 में हमारे पास नया जे एक्ट आ गया। अब नए जे एक्ट में सेक्शन 56(4) वो बड़ा ही क्लियरली कहता है कि
हर अंतरदेशीय एडॉप्शन जो होगा, इंटर कंट्री एडॉप्शन, वो इसी एक्ट के तहत होगा, बाहर से नहीं होगा। यानी कि हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में कोई बच्चा अडॉप्ट करके हमारे पास आके एनओसी लेके उसे विदेश लेके नहीं जा सकता है। जो भी बच्चे विदेश जाएंगे एज पर नए एक्ट जो जेजे एक्ट है, उसमें एनओसी मिलेगी कारा से और वो जेजे एक्ट में ही होगा। अब चूंकि अब ये नया कानून आ चुका था, कुछ लोगों ने अभी भी सोचा कि हम क्यों ना डायरेक्ट अडॉप्शन या किसी दूसरे तरीके से अडॉप्शन करें और उस कोर्ट का सहारा लें, कोर्ट ऑर्डर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टली अडॉप्शन कर रहे हैं तो उसमें कारा की एनओसी लेने की अनिवार्यता ही क्यों हो। तो अब चूंकि ऐसे केसेस फिर से आने लग गए, तब हमें लगा कि वो जो पुरानी जजमेंट थी नए एक्ट के आने के बावजूद, ताकि लोग इसकी सहारा लेके गलत काम ना करें, इसीलिए हमने उसको अपील किया। ओके, यशवंत जी, किस तरीके की दिक्कत, क्योंकि ये एक ऐसा मैं कहूँ कि सामाजिक मसला है जिसमें उन नौनिहालों, उन बच्चों को उनके परिवार मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, लेकिन हम जब हेग कन्वेंशन को भारत ने साइन किया और उसके बाद से हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है इससे मैं कहूँ उसमें क्या दिख रही है? देखिए, जो दत्तक की प्रक्रिया है ये अभी तक बहुत सिस्टमेटिक देश में चल नहीं रही थी, जिसके कारण बच्चों की खरीद फरोख्त, विक्रय, ये अनलीगल चलना बहुत हुआ। अब ये नए एक्ट आने के बाद इस पर एक बंदिश लगी है, लेकिन उसके साथ में जो समस्याएं आ रही उसका समाधान विभाग निकाल रहा है। जैसे ये बताएं, जब आप सारे नियम कानून का पालन करते, खासकर विदेश जाने वाले बच्चों का, इतनी प्रक्रियाओं के पालन के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चा जिस देश में गया वहाँ अच्छे से है, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया होने के बाद जब मंत्रालय सील लगा के देता है, कारा सील लगा के देता है, तो वहाँ का सिटीजन हो जाता है। अगर इस प्रक्रिया में अगर कोई लेकुना है, क्योंकि अब जब एक एक्ट संसद ने पारित किया है, तो उससे हटके यदि कोई प्रक्रिया करता है तो वो किसी न किसी रूप में कल कोई चुनौती देगा उसको, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए, लेकिन कानून नया है, देश के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए विभाग और कारा और एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल आयोग, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये प्रक्रिया को समझाया जाए, और जो लोग बच्चा चाहते हैं इन प्रक्रियाओं को सरल किया जाए। उस प्रक्रिया में CWC है जो बच्चों को लीगल फ्री करती है, उनको पता हो कि बच्चों को जल्दी लीगल फ्री करें, पूरा उसका वेरिफिकेशन कराएं। एक बार बच्चा अनाथ स्थिति में मिलता है उसको खोज लें, उसके पेरेंट्स कहीं पे हैं तो नहीं, सब सुनिश्चित कर लें, फिर प्रक्रिया को सरल किया जाए। जो थोड़ी सी कठिनाई देश में महसूस हो रही है कि एक तरफ बच्चों की लाइन है जो एडॉप्शन में जाना चाहते हैं और दूसरे तरफ पेरेंट्स की लाइन है जो बच्चा लेना चाहते हैं। इन प्रक्रिया में जो विलम्ब हो रहा है उसके कारण जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा उसको लगता है कि भाई इतनी कोशिश के बाद बच्चा हमको नहीं मिल रहा है, उसको कठिनाई महसूस होती। लेकिन एक बार नियम का कड़ब, अभी हाल में रायपुर की घटना परसों आई है जिसमें एक नर्सिंग होम अपने बच्चों को उन बच्चों का डिलीवरी कराता था जो प्रेम में पड़ गई है, शादी नहीं की है, और उन बच्चों को सेल करते थे। तो इतने कड़े कानून के बाद भी देश में ऐसे लोग सक्रिय हैं, इसलिए इन कानून का कड़ाई से पालन और उसमें आने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास दोनों स्थिति में हमको करते रहना पड़ेगा। भारती जी, किस तरीके से आप देखती हैं कारा की इस दलील को? कुछ लोग हालांकि कहते जरूर हैं कि जब सरकार ने एक सिस्टम डेवलप किया और उसके बाद बच्चे को गोद लेने वाला और देने वाला और मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है उसके तहत उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसके बाद फिर एनओसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इससे इफेक्ट हो रहा है जो लोग गोद लेना चाहते हैं, या उससे सहूलियत कहीं ज्यादा बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी कानून है उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनओसी जरूरी है। एनओसी इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपको पता चलता है कि कहीं एडॉप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। हालांकि मैं साथ में ये भी कहूंगी कि एनओसी की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। वो इस तरह से कि अभी जो एनओसी दी जाती है वो कागजी कार्रवाई के अनुसार दी जाती है कि जो कागज आ गए आपके पास, आपने वो देखा कि कागज सही दिख रहे हैं और वो एनओसी दे दिया। लेकिन कागज कैसे आए, किस प्रक्रिया से हासिल हुए, उसकी तह तक नहीं जाता एनओसी जो कमेटी है, तो वहां थोड़ा जोर देने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अडॉप्शन के नाम पर काफी ट्रैफिकिंग के केसेस सामने आए हैं। यहाँ तक कि सिर्फ ट्रैफिकिंग ही नहीं, अब तो अडॉप्शन में डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है, अडॉप्शन डिसॉल्व भी हो रहे हैं। जो जैसे स्पेन का जो केस था जहाँ बच्ची गई
वहां पर क्योंकि अडॉप्शन फेल हो गया, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाए, तो अब हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे वापस अपने देश आ जाए। तो ऐसी कई पेचीदियां है अडॉप्शन के प्रोसेस में, स्पेशली इंटर कंट्री, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और कहना चाहूंगी, इस वक्त अडॉप्शन को लेकर हमें 3 किताबें कम से कम पढ़नी पड़ती है। एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, दूसरी किताब जुवेनाइल जस्टिस के मॉडल रूल्स 2016, तीसरी किताब अडॉप्शन रेगुलेशंस जो कारा ने जारी किए हैं। इन तीनों को बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे अडॉप्शन क्या है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा अडॉप्शन को लेकर एक नया कानून बने जिसको जुवेनाइल जस्टिस से हटा दिया जाए? उसका भी कारण नहीं, इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि अब जो है हम अडॉप्शन केवल अबैंडन, सरेंडर्ड और ऑर्फन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनाथ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। हम फैमिली अडॉप्शन को भी अडॉप्शन रेगुलेशन में ले आए हैं। हम ये भी कह रहे हैं आने वाले समय में शायद हो सकता है कि लिव इन पार्टनर्स भी अडॉप्ट कर सकें। हम शायद ये भी सोच रहे हैं कि जो LGBTQI ग्रुप है वो भी अडॉप्ट कर सके आने वाले समय में। तो इस तरह की जब बातचीत हो रही है तो अडॉप्शन पे अपने आप में एक मुकम्मल कानून होने की जरूरत है। इसका एक प्रयास नालसा ने किया था कुछ वर्ष पहले, स्पेशल अडॉप्शन एक्ट एक ड्राफ्ट जारी किया था। शायद समय आ गया है दोबारा से उस ड्राफ्ट को देखने का और उस पर कुछ प्रक्रिया चलाने का, क्योंकि एक तो हम हर रिलीजन में अडॉप्शन का प्रावधान खोलने की बात कर रहे हैं, हम उसको केवल हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट या हिंदू अडॉप्शन तक सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे कारण है, अडॉप्शन को अलग से देखने की जरूरत है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें डायरेक्ट अडॉप्शन लोग कर सके बिना सही जांच पड़ताल के, स्पेशली जब हम इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात कर रहे हैं। बच्चे को वापस लाना आसान नहीं होगा अगर कहीं भी जरा से चूक हो जाए। और बहुत से बच्चे जी मैं लौटूंगा आपके पास। शिल्पी, जो कानूनी पहलू है, जिस तरीके से कारा की दलील है और इससे पहले जो मामला आया उसके बाद संसद ने एक नया कानून बनाया, उसके बाद एक और अमेंडमेंट बिल जुवेनाइल जस्टिस को लेकर है, यानी कि अलग अलग प्रावधानों को जब जोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारती जी कह रही हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है अगर हमें एडॉप्शन को लेकर रास्ता सरल बनाना है, उन बच्चों के भविष्य को और ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि जो दर है एडॉप्शन की वो काफ़ी कम दिखती है अगर दुनिया के दूसरे देशों से देखें, और इसके पीछे ऐसा लगता है कि जो प्रक्रिया है वो कहीं ज्यादा दोषी दिखती है। देखिए, आज जो प्रोसेस है अडॉप्शन का, वो चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया से बाहर हो, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पेपर वर्क में ही आराम से आदमी, एक इंडियन भी 1-2-3 साल से पहले नहीं एक अडॉप्ट कर सकता है बच्चा। हमारा एक देश है जहाँ इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, ऑर्फन्स की बहुत लार्ज नंबर है, और आप देखेंगे कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को लोग अबैंडन कर देते हैं सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो अब अडॉप्शन तो एनकरेज करना चाहिए। मैं कहती हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए NOC कारा का आप रखिए, क्योंकि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी हेग कन्वेंशन की और अबडक्शन ऑफ चाइल्ड नहीं है, और वो हमारे हित में है। वो अगर एक बार बच्चा इंडिया से बाहर चला जाए और उसका वहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रहा है या गलत यूज हो रहा है, तो उसको वापस लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी हेग कन्वेंशन के अबडक्शन लॉ पर नहीं है। और उसके पीछे ये स्पिरिट थी जब सुषमा स्वराज जी ने मना करा था अभी रिसेंटली भी, कि बहुत सी मैरिजेस, इंडियन मैरिजेस जो अमेरिकन के साथ हैं या और हैं, तो वो मदर्स बच्चे को लेकर आती है, अगर सिग्नेटरी होंगी तो वो एक किडनैपिंग केस बन जाएगा। तो ये उन अबैंडन्ड वाइफ्स का इंटरेस्ट देखकर वो सोचा गया था, जो सही एक सोच है या व्यू है। पर कारा का जो NOC है उसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। एक मैं कहती हूँ अगर ट्रैफिकिंग हो रही है बच्चे की, जो कि इंडियंस की, एडल्ट्स की, बच्चों की बहुत हाई प्रोपोर्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, एक पॉवर्टी लाइन से नीचे वाला सेक्शन, एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। लोग खुश हैं कि अगर हम बच्चे को बेच दें, ओरिजिनल पेरेंट्स भी या कोई और, ये जो NGOs के नाम पर संस्थाएं चली हुई है जो पेपर पे अपने आप को NGO कहती है, वो भी पैसे इधर से उधर करने में बहुत एक्टिव रहते हैं हमारे देश में। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन तो करिए आप, पर इसके प्रोसेस में या अंडर दिस गार्ब आप उसको अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि जो थोड़े बहुत अडॉप्शंस हो रहे हैं
वो भी रुक जाए तो वो हमारे देश के हित में या उन बच्चों के हित में नहीं है। अगर एक आप जान रहे हैं कि जो इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है, जो बच्चा है वो भी एलिजिबल है, तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ाई है, मगर प्रोसेस पेपर वर्क बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दीजिए और एनकरेज करिए कि जो ऑर्फन्स है या अबैंडन चिल्ड्रन है वो बाहर के देश में जाएं। दीपक जी, दो चीज़ें, एक तो हमने जब नए नियमों को अपनाया है और संसद की ओर से जो नियम नए कानून बने हैं, उसके बाद एडॉप्शन की जो रेट है वो कितनी बढ़ी है, और ख़ासतौर पर अगर हम भारत के अंदर देखें या फिर विदेशी दंपतियों की बात करें, वो आंकड़ा क्या है और उसमें कितना सुधार दिखा है इसके बाद? अच्छा, इसमें मैं कुछ टिप्पणियाँ इसके पहले हुई थी, तो उसमें अगर आप मुझे मौका दें तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात की गई कि 3 अलग अलग किताबें हैं जिनको रेफ़र करना होता है। अगर आप जे एक्ट देखेंगे तो जे एक्ट बेसिकली चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एक पहलू है, और दूसरा है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। 2 तरह के बच्चों को हैंडल करती है, और एडॉप्शन जो है वो एक डी इंस्टीट्यूशनल केयर होती है ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो स्टैट्यूटरली वहीं से ये रेगुलेशन आया है। तो फाइनली अगर एडॉप्शन देखेंगे तो एक किताब, अगर ये एडॉप्शन रेगुलेशंस पढ़ते हैं 2017, तो इनमें सारा कुछ डिटेल में मिल जाता है। 3 किताबों को रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं है, 3 नियमों को। दूसरी बात, इसको सिंप्लीफाई करके हमने अपने वेबसाइट पे एक एडॉप्शन बेंच बुक करके, आपका एक्ट एंड रेगुलेशन के नीचे टैब है मिलेगा, जिसके अंदर 5 अलग प्रक्रिया के जो एडॉप्शंस होते हैं उनकी समरी अलॉन्ग विथ किस तरह से एप्लीकेशन फाइल करना, सारा डिटेल मिल जाएगा। तो उसने हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, नियम को एक जगह कोलेट कर दिया है। दूसरी बात इन्होंने की थी स्पेन की जो डिसरप्शन केस की। नाउ स्पेन की जो डिसरप्शन केस है उसमें आर्टिकल 21 जो हेग कन्वेंशन का है, वो बच्चे की रिहैबिलिटेशन इवन जो इंटर कंट्री में प्लेस होती है उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप हेग कन्वेंशन की टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई फोकस करके दिखा सकता हूँ मैं, ये नेट पे भी मिल जाएगा। इसमें आप पढ़ेंगे तो पॉइंट जो 21 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि एज ए लास्ट रिसोर्ट टू अरेंज द चाइल्ड टू रिटर्न बैक इफ हिज इंटरेस्ट इज सो। यानी कि भारत को पूरा हक है कि हम आज भी चाहें तो बच्चे को रिपेट्रिएट करके वापस बुला सकते हैं। हमने अपने एम्बेसी को भेजा था, वो बच्चे से जाके मिले भी हैं। इनिशियली बच्चा सदमे में था, थोड़ा डिसोल्यूशन हो गया था और वो चाह रहा था कि वापस आएँ, और हमने अरेंजमेंट भी कर ली थी। और स्पेन की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, चूँकि हमारा एक दूसरे के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दे वर रेडी टू रिपैट्रिएट बैक द चाइल्ड। बट स्लोली जब वो वहाँ पे फॉस्टर केयर में, वहाँ इंस्टीट्यूशनल केयर में आया और बच्चा वहाँ पे खुश लगने लगा, तो अभी एज ऑफ नाउ द चाइल्ड वांट्स टू, वो चाहता है कि वहीं रिहैबिलिटेट हो जाए। तो इसीलिए हम उसे वापस लेके नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे साथ यहाँ से जो प्रॉपर एनओसी लेके विदेश में बच्चे प्लेस हुए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। हमारा पूरा की बात कर रहा, कितने समय तक उनको वॉच करता है? हम 2 साल तक हम एडॉप्शन में पोस्ट ऑप्शन फॉलोअप करते हैं जेन्युइनली। पहले साल में हम 4 रिपोर्ट लेते हैं क्वार्टरली, और दूसरे साल में 2 रिपोर्ट। तो जब तक बच्चा ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो जाए हम पूरा फॉलोअप करते हैं, और वहाँ का सेंट्रल अथॉरिटी और जो फॉरेन एजेंसी ऑथराइज जो प्लेसमेंट करता है उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हमें ये सारा कुछ मुहैया कराए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से जब बच्चा चला जाता है तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में रहता है, हम चाहें तो बच्चे को वापस बुला सकते हैं अगर हमें लगता है कि उसके हित में है। तो ये पहले दूसरी बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। तीसरा जो चाइल्ड एब्डक्शन की बात हो रही थी, पेरेंटल एब्डक्शन की, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो एडॉप्शन से रिलेटेड नहीं है। उसकी एक अलग कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन भी अलग है उसकी एक अलग कमेटी बनी है जिसके रिपोर्ट के मुताबिक सरकार काम कर रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे जो आपने पूछा कि ना नियम बदलाने के बाद किस तरह से हुआ। अगर आप देखेंगे तो हमने सब सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। पहले क्या होता था कि कोई भी पेरेंट डायरेक्टली एडॉप्शन एजेंसी में जाते थे, वहाँ रजिस्टर करते थे। अब वो उस एजेंसी के मर्ज़ी पे था, अगर कोई आदमी ज़्यादा डोनेशन दे दे तो उसे जल्दी बच्चा मिल जाता था, कोई अगर डोनेशन ना देना चाहें तो वो 3 साल तक भी वेट करता था। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने एक सेंट्रल पूल बनाया, कॉमन लोगों की क्यू बनाई, और जितने भी ऑर्फनेजेस में बच्चे आ रहे हैं उनको भी एक सेंट्रल पूल में डाला। 2 डेटाबेस हो गई। अब हम सेंट्रली इसकी मैचिंग करते हैं। तो अब ये जो डोनेशन लोग एक्स्ट्रा मांगते थे वो बंद हो गया है ना, एक नियम, एक क्यू बन गई। अब इनिशियली जब भी कोई नियम आता है और जिसको इम्प्लीमेंट होता है तो इम्प्लीमेंटेशन में शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को चेंज उतना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा डिप हुआ इनिशियली 2015 के आसपास जब हमने इसको लाया, बट उसके बाद ग्रेजुअली एडॉप्शन फिगर्स बढ़ रहे हैं।
और अगर आप इंटर कंट्री की फिगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। 3-4 साल पहले हम तकरीबन 350 पौने 400 बच्चे इंटर कंट्री में प्लेस करते थे, आज हम ऑलमोस्ट 650-700 बच्चे प्लेस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि देयर इज समथिंग नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी इन द हेग कन्वेंशन, यानी कि जो भी बच्चा है उसको सबसे पहले भारतीय के पास हमने एडॉप्शन में देना है। अगर वो भारत में प्लेस नहीं हो सकता है तभी हम उसको विदेश में देते हैं। एक्ट में भी दिया है, हमारे रेगुलेशन में भी है। और ये जो बच्चे 600-650 बाहर प्लेस हो रहे हैं, ये वही बच्चे प्लेस हो रहे हैं जिनको भारतीय माता पिता एडॉप्शन में स्वीकार नहीं करते हैं। ये ओल्डर बच्चे होते हैं, 6 साल से अमूमन बड़े, या ये स्पेशल नीड होते हैं। पिछले साल का फिगर मैं बताता हूँ, हमने तकरीबन 60% स्पेशल नीड बच्चे बाहर विदेश में प्लेस किए हैं, जो भारत में कोई नहीं लेना चाहता है। भारत में हम 46-47 स्पेशल नीड बच्चे प्लेस कर पाए आउट ऑफ 3200-3300, और विदेश में 650 में से तकरीबन 380-390 स्पेशल नीड बच्चे हमने प्लेस किए हैं। तो बेहतर तो हुआ ही है, ट्रांसपेरेंसी आई, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदला है। भारती जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जिस तरीके से नए नॉर्म्स या सेंट्रलाइज सिस्टम और एक पूलिंग और नंबर्स जो भी है वो एक डाटा तैयार हुआ है, और उसके बाद बहुत ही जांच परख के बाद और एनओसी के साथ जो कि कारा का काम भी है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन डिसेबल्ड बच्चों की जब बात करते हैं उनका रेशियो ज़्यादा बढ़े, और भारत में उनको स्वीकारता जो है मैं कहूँ वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? और देखिए, एक तो अडॉप्शन पर अभी भी बहुत अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, स्पेशली डोमेस्टिक अडॉप्शन को लेकर, क्योंकि शायद आज भी जो है हम डोमेस्टिक स्फीयर में अडॉप्शन को पूरी तरह से ऐसा रूप नहीं दे पाए कि लोग आगे आए और अडॉप्ट करें। और जो आगे आ रहे हैं और अडॉप्ट करने की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम 600 बच्चे विदेश भेज रहे हैं और कुछ समय तक उस पर मॉरेटोरियम लग जाए इंटर कंट्री अडॉप्शन पर, ताकि हम अपने डोमेस्टिक अडॉप्शन को और एनकरेज कर सकें, तो वो भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की जब हम बात करते हैं ना, बार बार यही दुहाई देते हैं कि इतने सारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं जिनको इंडियन पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है, माहौल में बदलाव आ रहा है, हमने टटोलने के प्रयास भी किए हैं। और जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी करेक्टेबल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उस पर अगर हम पैसा लगाएं और वो डिसऑर्डर्स पर उनका इलाज करा के वो करेक्ट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हमें डोमेस्टिक अडॉप्शन मिलेगा। अडॉप्शन का सबसे पहला सिद्धांत है कि बच्चे को अपने ही माहौल में रखा जाए, ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में भेजा जाए जहां उसको लगे कि वो उस परिवार का हिस्सा है। तो वो एम्बियंस, वो एनवायरनमेंट हम कहाँ दे रहे हैं जब बच्चे को विदेश भेजते हैं। तो विदेश इन अंतर्देशीय अडॉप्शन को लेकर कई प्रश्न हैं। डिसरप्शन की बात जहां तक आती है, तो पहले तो अडॉप्शन को एक परमानेंट वो माना जाता था, ऑल्टरनेटिव। आज हम डिसरप्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैचिंग में चूक हो रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे अडॉप्शन की प्रक्रिया में लाए जा रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं, मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट रजिस्टर होती है, लेकिन हम उसका इतना प्रयास नहीं करते कि वो पेरेंट्स को ढूंढ पाए समय से। तो 2 महीने का समय रहता है या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का, उसके बाद वो बच्चा अडॉप्शन के लिए एलिजिबल है। तो इन प्रक्रियाओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ अडॉप्शन का पेपर वर्क आसान करने की जरूरत है, वहाँ ये भी जरूरी है। ये आपने पॉइंट रखा, मैं इसको इंतजार कर जो डिपार्टमेंट या फिर जो लोग हैं उसको देखेंगे। एक यशवंत जी, जो सुझाव कई सारे हैं, इंटरनल पॉलिसीज या भारत में अडॉप्शन को लेकर ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर की बात है उसको, और जो स्पेशल नीड चाइल्ड हैं उनको पहले दुरुस्त करके या उनको थोड़ा सा हम अगर उन पर कुछ खर्च कर सकते हैं, उसके बाद भारत में ही उनको हम कोशिश करें, ये रास्ता कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, भारती जी जो बात कह रही है वो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस कानून के आने के पहले जिस रेशो में, जिस गति में और जिस बल्क में बच्चों के साथ बेचने और खरीदने की घटनाएं इस देश में थी, बच्चे खरीद के लोग अलग अलग पर्पज से ले जा रहे थे, गोद के नाम से ले जाते थे, उनकी ट्रैफिकिंग, उनकी दूसरे चीज़ों में उनका उपयोग करते थे। उन परिस्थितियों में ये तकलीफ दे लग रहा है, लेकिन हजारों बच्चों का जीवन आज सुरक्षित तो है। थोड़ी दिक्कत होगी, वो प्रक्रिया से जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको सरल करने की ज़रूरत है, रोकते हुए। देखिए, आप एक तरफ एडॉप्शन में जाने वाली संख्या देखिए तो अनलीगल एडॉप्शन और ट्रैफिकिंग के नाम से गोद जाने वाली संख्याओं में बहुत कमी आई है, अगर आप ये आंकड़ों को देखेंगे।
तो सरल बनाने की ज़रूरत है, और रहे भारत में जो जो स्पेशल ज़रूरत के बच्चे हैं उनको ठीक किया जाए। और भारत में भी वातावरण है, भारत के समुदाय में, भारत की संस्कृति में पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जो है अनाथ बच्चों को पाल लेता था, तो वो वातावरण है, उसको जीवित करने की ज़रूरत है, उसको सरल बनाने की ज़रूरत है, उसको भरोसा देने की ज़रूरत है। और इसमें सरकार बहुत गंभीरता से लगी है। ये पूरे चीज़ को 2015 तक, इसके पहले क्या स्थिति थी, बहुत ज़्यादा आंकड़े खराब थे। लोग चिल्ड्रन होम खोले पड़े थे, और इतने एक्ट होने के बाद भी, कड़ाई से पालन करने के बाद भी आज भी घटनाएं हो रही। रांची में एक प्रतिष्ठित संस्था है जिनका नाम है, वो बच्चे बेच रही है। तो रोक कर सरल बनाते हुए बच्चों के एडॉप्शन के लिए भारत को भी, जो भारत की संस्कृति का हिस्सा है, उसको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। भारती जी ठीक बोल रही है, लेकिन अगर भारत का बच्चा को कोई बाहर का आज ले जा रहा है तो उसको ले जाने देना चाहिए, अगर वो ठीक से रखने के लिए श्योर करता है। अगर हम आज रोक देते हैं तो उसको आज कोई नहीं लेगा, और हो सकता है कि जो कल जो विदेश में ले जाने वाला व्यक्ति, उसका मन कल कम हो गया तो बच्चा तो कहीं का नहीं रहा ना। बिल्कुल, वो भी दोनों प्रक्रिया आशंका हमको आपको साथ में चलानी पड़ेगी। जी शिल्पी, एक आखिरी कमेंट आपको मैं चाहूंगा, क्योंकि देश में जब एडॉप्शन की बात आती है, लीगली लकूना बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जिस तरीके से सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि कुछ और हर्डल्स ऐसे हैं जिनको और ज़्यादा हम थोड़ा सा तराश सकते हैं, कम कर सकते हैं? देखिए, अडॉप्शन ज़रूर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसकी वजह से इसमें टाइम लगता है। वो देखते हैं इंटेंडिंग पेरेंट्स जो हैं उनका वातावरण कैसे है, सुपरवाइज करते हैं। पर हमारे जैसे देश में स्पेशली, जहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अडॉप्शन को तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए और प्रोसेस को कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। मेरी नॉलेज में जो आज 1 साल पहले तक की ये स्थिति थी कि अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको 2 या 3 साल वेटिंग पीरियड है। अब वो अब आज की डेट में चेंज हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो उसको इमीडिएट, बहुत से पेरेंट्स अब ऐसे हैं जो अगर चाहते भी हैं अडॉप्ट करना, पर उनको जब ये एक्सपीरियंस होता है कि 2 साल वेटिंग पीरियड है या 3 साल वेटिंग पीरियड है, एक अनसर्टेनिटी है कि उसके बाद भी बच्चा मिलेगा या नहीं, तो वो अपना माइंड बदल देते हैं। तो ये प्रोसेस तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि लोग एनकरेज हो, ज्यादा से ज्यादा वेटिंग पीरियड को कम किया जाए, आप कह रही हैं। अबैंडन चिल्ड्रन है या इग्नोर, इसको कम करें पीरियड को और एनकरेज करें अडॉप्शन। दीपक साहब, क्योंकि वक्त कम है, खत्म हो चुका है, मैं कमेंट चाहूंगा जो वेटिंग पीरियड है इसको लेकर क्या स्थिति आज है? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए है, और इसलिए है क्योंकि इंडिया में सभी चाहते हैं कि छोटे बच्चे मिलें। अगर कोई आज चाहता है कि 6 साल से ऊपर का बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वेटिंग पीरियड 2 महीने का है, बट कितने लोग चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि बिल्कुल इन्फेंट या 2 साल से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करें। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर कमिंग, हु आर डिक्लेयर्ड लीगली फ्री, हु आर कमिंग इनटू आवर फोल्ड फॉर अडॉप्शन इज वेरी लिमिटेड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेरेंट। मेरे पास आज के डेट में 23,000 पेरेंट रजिस्टर्ड हैं, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 2,000 बच्चे होते हैं, उसमें से 1,000 स्पेशल नीड होते हैं। अब ये स्पेशल नीड बच्चे बहुत कम इंडिया में लेना चाहते हैं, जो हम विदेशों में प्लेस करते हैं। एक मजबूरी है कि आपको तो एक मजबूरी है कि हमारे पास बच्चे कम हैं, तो वेटिंग पीरियड बढ़ रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये समझाने के लिए कि असल में गोद लेना भारत में मुश्किल क्यों था, इसे आसान कैसे बनाया गया है, और इसे जागरूकता के जरिए हम एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। और बात आप दर्शकों की राय की, दूर होती गरीबी, हमने कार्यक्रम दिखाया था 21 सितंबर को। आकांक्षा वर्मा लिखती हैं कि गरीबी का स्तर खासतौर पर बच्चों में स्तब्ध कर देने वाला है, और इसीलिए इसे निपटने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। वर्तमान सरकार की ओर से किए गए महत्वपूर्ण काम इस दिशा में सराहनीय पहल है। ये गरीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जीतने में मददगार है। नेहा वर्मा लिखती हैं कि गरीबी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों में शीर्ष पर है, इस लक्ष्य को हासिल करने में यूएनडीपी की गरीबी पर आई रिपोर्ट एक सकारात्मक संदेश है, जो संकेत देती है कि आने वाले 10 वर्षों में गरीबी को काफी हद तक भारत में खत्म किया जा सकता है, बशर्ते कि जो इलाके या राज्य ज्यादा पिछड़े हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आप दर्शक अपनी राय, आलोचना या सुझाव हमें यूं ही लिखते रहिए, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।